नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी जी का जो सबसे मजबूत गढ़ है, जो सबसे मजबूत किला है उत्तर प्रदेश, जहां से दो बार उन्होंने होलसेल में थोक के भाव सीटें जीती और दोनों बार यूपी की बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्या ये जो मजबूत किला है इस बार मोदी और शाह के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की अपनी रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि यूपी में इस बार 35 सीटें फंसी हुई हैं, 35 सीट्स फंसी हुई हैं। 19 सीटें जो हैं वो ऑरेंज जोन में हैं और 16 सीटें रेड जोन में, यानी 35 सीटें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है बीजेपी के लिए, चुनौती। अब ये ऑरेंज और रेड जोन का मतलब क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यूपी में चैलेंज है, अगर यूपी में कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए मुसीबत है, तो फिर सरकार बनाने के लिए 272 का जो मेजॉरिटी मार्क है, जो 272 सीटें मोदी जी को चाहिए, वो मोदी और शाह कहां से ला रहे हैं। अब दोस्तों, ये ऑरेंज जोन क्या है, ये रेड जोन क्या है, ये लाइट ग्रीन जोन क्या है, ये ग्रीन क्या है, ये जो रंगों की भाषा है, ये भाषा क्या है। दरअसल ये जो चुनावी रणनीतिकार हैं बीजेपी की, उनके ये जो कोड हैं, कलर कोड्स हैं, इनको मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है चुनाव की स्ट्रैटेजी में, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन पहले असली खबर की तरफ कि देश के सबसे बड़े सूबे में जो डबल इंजन की सरकार है, जो योगी और मोदी की सरकार है, आखिर आज की तारीख में उसे प्रॉब्लम क्या है यूपी में। वैसे प्रॉब्लम अगर देखें तो कई हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो 4-5 प्रॉब्लम्स हैं मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट आपके सामने रखूं और चंद सेकंड में रखूं। ये जो 4-5 पॉइंट अगर आप समझ लेंगे तो मोदी और शाह की परेशानी भी समझ लेंगे और उत्तर प्रदेश कहां फंस रहा है इसकी तस्वीर भी थोड़ी क्लियर होगी। और पॉइंट नंबर 1, मुस्लिम वोटर साइलेंट है, लो प्रोफाइल है उत्तर प्रदेश में। यानी वो मुस्लिम वोटर जो एक मुश्त वोट करता है, जो बल्क वोट है 18 से 20% है, और कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, सीट हैं जहां 30%, 40% से भी ज्यादा है, 50% टच करता है, डिसाइसिव है, एकदम साइलेंट है। और जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो पड़ोस के राज्य उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या फिर काशी का मुद्दा हो, या फिर मथुरा का मुद्दा हो, या और बहुत से मामले हो, छोटे बड़े मामले, एनकाउंटर के, बुलडोजर के, मुस्लिम रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुस्लिम प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, खामोश है, स्ट्रैटेजिकली खामोश है। और यह चीज परेशान कर रही है मोदी जी को, शाह साहब को, रणनीतिकारों को, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। और क्योंकि मुस्लिम साइलेंट है तो पॉइंट नंबर 2 ऑब्वियस है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा, कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। और ऐसे में कई सीटें जो कम्युनल पोलराइजेशन के बल पर, जहां वोट का ध्रुवीकरण होता है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात, इससे बड़ी परेशानी यह है कि मुस्लिम साइलेंट जरूर है, 20% है, लेकिन मुस्लिम इस बार बट नहीं रहा। ये एक और बड़ी मुसीबत है। मुस्लिम इस बार एक साथ, एक मुश्त इंडिया अलायंस में जा रहा है। और राहुल गांधी और अखिलेश का ये जो गठबंधन था, जिसको तोड़ना चाहती थी बीजेपी, जो गठबंधन हो नहीं रहा था, आखिरी वक्त पर हुआ, उसकी वजह यह थी कि अमित शाह चाहते थे कि राहुल गांधी और अखिलेश हाथ ना मिलाएं, क्योंकि अगर हाथ मिला लिया तो एक बड़ा बल्क वोट एक मुश्त जाएगा। बिग प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 भी मुसीबती है मोदी जी के लिए। एक बड़ा चंक ऑफ वोट्स मुस्लिम और साथ में अंबेडकर राइट, अंबेडकरवादी, ये जो शहरों में जो एक नया वोटर है, सिर्फ दलित की बात नहीं हो रही, अति पिछड़ों की बात नहीं हो रही, अंबेडकर राइट, जो कभी काशीराम ने क्रिएट किया था, ये अंबेडकर राइट मुस्लिम्स के साथ है, कुछ अति पिछड़े भी हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ आप कह सकते हैं जो बैकवर्ड वोट हैं वो भी उनके साथ है। ये जो एक लामबंदी हो रही है और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जाटों की कुछ खाप वो इसमें जुड़ रही है।
ये जो इक्वेशन बन रहा है ये भी बीजेपी के लिए एक मुसीबत है। 2014 और 19 में ऐसी स्थिति नहीं थी। और एक और पॉइंट, ये जो पर्चे लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जगह जगह बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हो रही है, ये जो हर घर में या हर दूसरे घर में एक बेरोजगार युवा है, ये कुछ अलग सोच रहा है। और ये जो अलग सोच है ये बीजेपी की तरफ नहीं जा रही है। ये भी एक मुसीबत है। अब दोस्तों आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये ग्रीन और लाइट ग्रीन और ऑरेंज और रेड ये क्या है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ग्रीन का मतलब यहाँ पर जो बीजेपी के जो पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ग्रीन का मतलब है वो सीटें जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जहां बीजेपी बड़े आराम से जीती। जैसे गाजियाबाद की सीट है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर की सीट है, या फिर आप कह सकते हैं बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है। ये जो बेल्ट है जहां 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख वोट से बीजेपी जीतती आई है, ये सुरक्षित सीट है। यहाँ प्रत्याशी के कोई मायने नहीं। ग्रीन का मतलब ये सीट बीजेपी की झोली में आ चुकी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की 29 सीटें। लाइट ग्रीन का मतलब है जहां कम अंतर से जीत हुई है। और ऑरेंज का मतलब है जहां कांटे की टक्कर है, जहां जीत की गारंटी नहीं है। कहीं 10,000 से जीत हो गई तो कहीं 15,000 से जीत हो गई, कहीं 5,000 से कम से जीत हुई, कहीं 45,000 से जीत हुई। नो गारंटी फॉर विक्ट्री, विनेबिलिटी की जहां गारंटी नहीं, वो ऑरेंज है। और रेड जोन मतलब जो सीटें बीजेपी हार चुकी है या हार सकती। 16 सीटें ऐसी हैं। कुल मिलाकर ऑरेंज और रेड में 35 हैं और जो सीटें जीत सकती है उत्तर प्रदेश में 45। मैं अपने एक्सपर्ट के साथ इसको और एक्सप्लेन करूंगा, सीट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों पिछले 48 घंटे में एक और डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ। अखिलेश यादव जिन्होंने गठबंधन किया राहुल गांधी के साथ, उनको सजा के तौर पर सीबीआई का नोटिस दिया गया। चाणक्य ने नोटिस थमा दिया। और मायावती जी के जो भतीजे हैं, उत्तराधिकारी हैं, आकाश आनंद साहब, इन्होंने, क्योंकि इनके विधायक ने बीजेपी का समर्थन किया था राज्यसभा में, और वैसे भी मायावती जो दिल्ली से बताया जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, वो वही काम कर रही, वही फैसले ले रही हैं अब तक। तो उसका इनाम दिया गया। आज इनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, कमांडो सिक्योरिटी दे दी गई है आनंद जी को, चाणक्य ने। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इन सब मेहरबानियों के बावजूद क्या अपने भविष्य के बारे में भी मायावती कुछ सोच रही हैं कि अगर 0 सीट लेके आई तो फिर क्या होगा? क्या पार्टनरशिप हो सकती है आचार संहिता के बाद? और वैसे भी मायावती बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वो क्या कहेंगी आप पहले से नहीं बता सकते, अमित शाह भी नहीं बता सकते। तो उस पर भी बातचीत होगी। और बातचीत ये भी होगी आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत से कि क्या वाकई मोदी जी के लिए 35 सीटें 80 में से 35 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है, ऑरेंज जोन और रेड जोन। और अगर 35 सीटें फंस रही हैं तो बीजेपी क्या 50-55 पे आ रही है यूपी में, और 50-55 पे आ रही है तो फिर सरकार कैसे बनेगी? ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास लखनऊ। जो पहला सवाल है वो ये है कि 35 ऐसी सीटें हैं, 80 में से 35 सीट ऐसी हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो ऑरेंज और रेड कैटेगरी में। ऑरेंज मतलब कहीं ना कहीं बहुत कम अंतर से बीजेपी जीती थी वो सीटें, वो हार भी सकती है। और रेड जोन मतलब जो सीटें बीजेपी हार चुकी है। कुल मिलाकर 19 सीटें ऑरेंज में हैं और 16 सीटें रेड में हैं, 35 सीटें उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ये जो मोदी 400 पार कर रहे हैं, क्या इसी 400 पार के नारे से 80 में से 80 सीट ले जाएंगे, या जो फंसी हुई सीटें हैं ये गले की हड्डी हैं? देखिए, ये मोदी जी का केवल नैरेटिव है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर तो आपको पूर्वांचल में और पश्चिमी यूपी में, खास करके जो सहारनपुर वाली बेल्ट है, जो मुरादाबाद वाली बेल्ट है, इसमें आपको समझ में आएगा कि पिछले इलेक्शंस को आप देखेंगे, 2 ही इलेक्शन हम देख लें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीती भी है तो बड़ी मशक्कत से जीती है, अदरवाइज चुनाव हारी है। यही वो एरिया है जहां डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूं मैप भी देखें। हमारे जो दोस्त हैं, ये सीटें जो डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे हैं, ये सहारनपुर है, बिजनौर है,
नगीना है, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, और इत्तेफाक से बड़ी मुश्किल से इसमें से 2 सीटें कैराना और मुजफ्फरनगर मिली थी बीजेपी को। अगर देखें तो बीजेपी 90% सीटें हारी है। मोदी जी की जब लहर चली है तब भी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो लहर के बावजूद 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद 90% सीटें इस बेल्ट में, यानी ये जो मेरठ की बेल्ट है, मुरादाबाद की बेल्ट है, सहारनपुर की बेल्ट है, जो अमरोहा तक आ रही है, क्या कारण है कि 90% सीटें हार गई बीजेपी? उसके दो बड़े फैक्टर हैं दीपक जी। एक तो ये कि इस बेल्ट में जो मुस्लिम आबादी है वो 30 से लेकर के 50% तक है, जी। और इसी बेल्ट में खांटी अम्बेडकराइट लोगों का एक पूरा हुजूम है। आप बिजनौर से लेकर के और चले जाइएगा उस पूरे पश्चिम के नगीना बेल्ट वगीना। में, जहां से नगीना है, जहां से मायावती आती हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद है, सहारनपुर वाली बेल्ट। तो वहां पे जो अम्बेडकराइट मूवमेंट रहा है, बीएसपी का मूवमेंट रहा है, कांचीराम साहब की पूरी प्रयोगशाला रही है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां सेंधमारी नहीं कर सकती। 19 से ये जो इलेक्शन होने जा रहा है वो और ज्यादा थोड़ा फर्क करेगा, और इसमें आपको दिखेगा कि जो जाट है, किसान है, उसकी नाराजगी भी भारी पड़ेगी। तो ये तीसरा पॉइंट जुड़ेगा बीजेपी के लिए कि जहां उन जाट बेटियों का अपमान हुआ, पहलवान बेटियों का, और किसानों पर आपने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, अपने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो उनका जो अपमान है और बेटियों का जो अपमान हुआ है, ये बड़ा फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है दीपक जी इस इलेक्शन में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पानी भरना पड़ेगा। पानी भरना। इतना लेकिन आसान डॉक्टर नहीं साहब, है इस बार मुजफ्फरनगर और कैराना भी। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि पानी भरना पड़ेगा। मैं एक चीज डॉक्टर साहब यहाँ पूछना चाह रहा था, क्या अमित शाह और मोदी भी ये चीज भांप रहे थे कि भाई यहाँ पर वो बहुत कमजोर हैं, बार बार यहीं पर हार हुई है बीजेपी को, तो इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पोते को, जयंत चौधरी आरएलडी को अपने साथ कर लिया? क्या जयंत चौधरी से ये जो नुकसान हो रहा है बीजेपी को इस पूरी बेल्ट में, क्या यहाँ पर जयंत चौधरी को शामिल करके इसकी भरपाई हो सकती है? बीजेपी को कुछ नुकसान बीजेपी कम कर सकती है? दीपक जी, अगर मैं ये कहूं कि कदापि नहीं हो रही है, तो लोग इस पर शायद भरोसा न करें, क्योंकि लगे भाई चाणक्य महोदय हैं उनके पास। लेकिन सच्चाई ये है कि जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा लॉस हो सकता है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की जो राजनीति है वो 36 बिरादरियों वाली जो पॉलिटिक्स है, उसमें जाट बनाम पॉलिटिक्स होती है। तो जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, वो जाट के साथ कभी जाता ही नहीं है। पिछले आप इलेक्शन से देख लीजिए। तो जयंत चौधरी के साथ जाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा, जितना मैं समझ रहा हूं आज की तारीख में। कल को क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में अति पिछड़ा और दलित, ये दो चंग जो बीजेपी को मिल सकते थे, वो जाट वोट की वजह से साथ में आने की उनकी गुंजाइश बेहद कम हो गई। डॉक्टर साहब, एक और आपसे मैं चाहता हूं, अगर आप ये नक्शा देखें, इस नक्शे पे कुछ और सीटें हैं जहां पर बीजेपी पूर्वांचल में फंसी हुई, जैसे बस्ती की सीट है, संत कबीर नगर की सीट है, लालगंज है, आजमगढ़ है, घोसी है, बलिया है, जौनपुर है, मछली शहर है, गाजीपुर है, चंदौली है, भदोई है, रॉबर्टगंज है। एक पूरा चंक आप कह सकते हैं। मोदी बनारस से जहां लड़ते हैं उसके चारों तरफ ये जो मैंने सीटें गिनाई, बस्ती में पिछली बार बड़ी मुश्किल से 30,000 वोट से जीती थी, लालगंज बीजेपी हार गई, आजमगढ़ हार गई, इस बार फिर वही चांसेस हैं, घोसी हारी, बलिया जो है बड़ी मुश्किल से जीती, जौनपुर हार गई बीजेपी, गाजीपुर हार गई, मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो यहां पर हार गए। तो ये जो लगातार हार इस बेल्ट में मिल रही है पूर्वांचल की, तो क्या आपको लगता है कि यहां भी मुस्लिम और अम्बेडकराइट का जातीय समीकरण ऐसा है जिस जातीय समीकरण को बीजेपी पैसे से, राशन से, किसी भी तरह से तोड़ नहीं पा रही है और ये फिर एक बार फंसाएगी बाजी को? डेफिनेटली ये वही कांशीराम साहब की जमीन है जहां पे लंबा उन्होंने संघर्ष किया। दूसरा ये, अगर आप थोड़ा और पहले जाएंगे, आप तो राजनीति के और पत्रकारिता के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, ये बेल्ट कम्युनिस्ट बेल्ट भी रही है, वो असर भी रहा है।
तो वामपंथ के ऊपर कांशीराम जी जब आए थे तो ये और ज्यादा मजबूत होकर के ये सामने आती है पूरी बेल्ट, जिसमें हिंदुत्व का सीधा विरोध है, माने बीजेपी का सीधा विरोध है, और मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में। तो ये दो कारण हैं सीधे तौर पर पूर्वांचल में बीजेपी को कमजोर करने के। और इसके अलावा आप देखिएगा बीजेपी ने इसके लिए जो पेशबंदी की है, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इन तीन लोगों को, खास करके जो निषाद है, चौहान है, पटेल है, और जो कश्यप है, इन पर थोड़ा-सा उसने निशाना साधा है कि ताकि ये जो अति पिछड़ा है, वो अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो थोड़ा-सा उनके बचने के लिए कोई गुंजाइश बनती है। जी, लेकिन जी। जो अम्बेडकराइट और जो मुस्लिम वोट है, वो अगर, और जो समाजवादी पार्टी का यादव बेल्ट भी है ये, और यादव यहाँ अम्बेडकराइट है, खास बात ये है। मौर्य अम्बेडकराइट है इस बेल्ट में, कुर्मी अम्बेडकराइट है इस बेल्ट में। तो आपके जो पश्चिमी यूपी है वहां पर जाटव अम्बेडकराइट है, लेकिन यहाँ पर पिछड़ा अम्बेडकराइट है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुसीबत बनेगा। और मुझे लगता है इस चुनाव में भी जब अखिलेश और कांग्रेस पार्टी एक साथ आ रही है तो अति पिछड़े का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति हो रहा है, नॉन जाटो दलित का भी विश्वास कांग्रेस पार्टी की तरफ हो रहा है, तो इससे जी, फायदा मिलेगा अलायंस को, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। जी। मैं मायावती के सवाल पर ज़रूर आऊँगा, एक अहम सवाल है क्योंकि मायावती और जब बाकी समाजवादी पार्टियाँ एक साथ आती हैं, तो एक सोशलिस्ट मूवमेंट जो है अपने चरम पे, अपने पीक पर जाता है और उसका बड़ा नुकसान बीजेपी ने आज से नहीं 1993 से बीजेपी उस नुकसान को झेलती आ रही है और इसीलिए मोदी और शाह कोशिश करते हैं कि मायावती को कभी इस खेमे में ना जाने। तो मैं आऊँगा उस सवाल पे। एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, हमने देखा राम मंदिर पर एक बड़ा-सा एक मूवमेंट हुआ और उसके बाद बहुत से छोटे-छोटे तनाव की घटनाएँ ऐसी हुई जहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता था। फिर उत्तराखंड जो पड़ोस का राज्य है उत्तर प्रदेश का, वहाँ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ गया। लेकिन मुसलमान जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो 20% है, आप कह सकते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में। मुसलमान बहुत ही कम रिएक्ट कर रहा है, चुप है, खामोश है। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर लखनऊ एक मुस्लिम धर्मगुरुओं का गढ़ है, जहाँ देवबंद है, मुस्लिम एकदम साइलेंट है। आपको लगता है ये जो साइलेंस है, ये मोदी जी के लिए परेशानी का सबब है? मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मोदी और अमित शाह का हिंदू कार्ड नहीं चल रहा। अगर हिंदू कार्ड नहीं चल रहा तो फिर योगी का कोई मतलब नहीं है, बुलडोज़र का कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है ये जो मुसलमानों की जो खामोशी है, ये कहीं न कहीं बीजेपी को सता रही है? डेफिनेटली कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ रहा है इस समय। राम मंदिर के बाद आपने यूसीसी का भी जिक्र किया, मैं आपको थोड़ा और दूर ले चलता हूं। काशी के मामले में भी कोर्ट का फैसला आया, वहां पूजा शुरू हुई। मथुरा में भी कोर्ट का फैसला आया कि अब उस पे बात वो होगा, सुनवाई होगी। लखनऊ में जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां लक्ष्मण टीला, जो टीले वाली मस्जिद है, उस पे भी फैसला आया कि उस पे सुनवाई होगी, लेकिन कहीं कोई रिएक्शन नहीं। मुस्लिम सीधा ये कह रहा है कि हमें संविधान पर और कानून पर भरोसा है, जो फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा। इसमें रिएक्शन कोई है ही नहीं। तो वो देवबंद से लेकर के और लखनऊ तक कहीं कोई गफलत नहीं, और यही वजह है कि बीजेपी परेशान है, उसको ध्रुवीकरण चाहिए। बिना ध्रुवीकरण के आप उत्तर प्रदेश में जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, और इसीलिए जो आपने रेड जोन ऑरेंज जोन की जिक्र की, ये बदस्तूर जारी है और इसकी संभावना बेहद कम है। आपको लगता है कि मुस्लिम स्ट्रैटेजिकली एक रणनीति के तहत खामोश है, नंबर 1, खामोश भी है और एक मुश्त वोट भी करेगा, राहुल गांधी और अखिलेश की इस जोड़ी को? और क्या हम ये कह सकते हैं कि चाहे ओवैसी खड़े हो जाएँ या कोई खड़ा हो जाए, अब मुसलमान सीधे-सीधे एक इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है और अगर एक साथ जाता है और एक ऐसे स्टेज पे जाता है जब उत्तर प्रदेश में पोलराइज़ेशन नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं? निश्चित रूप से यहाँ करीब 18 से 20% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, और जो दो दो हिस्से आपने बताए हैं वहां पे तो बड़ी तादाद है, और कोई रिएक्शन नहीं। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, शायद 7 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन
जो माइनॉरिटी है उसका सीधा कहना है कि हम आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ खड़े हैं राहुल गांधी के और अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव से जो नाराजगी थी वो भी दूर उन्होंने कर ली है कि राहुल गांधी के साथ वो आ गए हैं तो अब हम अलायंस के साथ जाएंगे। वो ये भी देख रहे हैं कि मायावती जी भी आ जाए तो हम उनके साथ जाएंगे। तो ये जो इस समय स्ट्रेटजी है वो बेहद आप कह सकते हैं सकारात्मक है अलायंस के लिए और उतनी ही मुसीबत वाली है बीजेपी के लिए। मायावती जब 2019 में अखिलेश के साथ लड़ी तो उनको 10 सीटें मिली, 10 सीटें उनको लोकसभा की मिली है और एक रिकॉर्ड सीटें आप कह सकते हैं। पिछले 10 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस मायावती की 2019 में थी। उनका जो वोट परसेंटेज था, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो उस वक्त उनका वोट परसेंटेज था 19.43, 19.43% उनका वोट शेयर था 2019 में। सीटें मिली 10। 2014 में मायावती अकेले लड़ी, वोट शेयर 19 से ज्यादा था, 19.77 था, लेकिन मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। यानी वोट शेयर बड़ा है फिर भी मायावती को सीट नहीं मिली। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी उनके साथ आती है, भले ही वोट शेयर कम हो लेकिन वो तहलका मचाती हैं, 10 सीट ले जाती हैं। आपको लगता है कि बहन जी अगर सपा की या इंडिया अलायंस की सवारी नहीं करती हैं, परहेज करती हैं ईडी से, इनकम टैक्स से, अकेले लड़ती हैं, तो क्या बहन जी एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जहां आगे टी पॉइंट है, जहां दीवार है, बसपा के दरवाजे वहां बंद हो जाएंगे? क्या पार्टी खत्म हो सकती है, मूवमेंट ढेर हो सकता है अगर एक भी सीट नहीं मिली? और अकेले लड़ेंगी तो क्या ये आत्मघाती हो सकता है बहन जी के लिए? हाँ, निश्चित रूप से हाथी जो है दीपक जी बिना महावत के वार करने की स्थिति में नहीं है, उसे सवारी चाहिए। अब वो हाथी साइकिल को भी ऊपर बिठा सकता है और पंजे के साथ भी चल सकता है, लेकिन अगर ये नहीं होता है जैसा कि आपने कहा और जो आंकड़े दिखाए आपने, जाहिर तौर पर वोट परसेंटेज भी कितना भी हो, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की कि अगर आपके साथ कोई एक नहीं है, सपा नहीं है या कांग्रेस नहीं है, तो फिर आशातीत सफलता बीएसपी को नहीं मिल सकती। पिछले 3-4 इलेक्शन के आंकड़े ये कहते हैं कि वो अकेले सफल नहीं हो सकती हैं। अगर वो अकेले जाती हैं तो वो इस बार और ज्यादा अपना नुकसान करेंगी। पिछले विधानसभा के आप आंकड़े देखिए, देख लीजिए, एक सीट थी केवल और 12.9% वोट था, 13% से भी नीचे आ गया था। इस बार ये लग रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो जो उनका आधार वोट है, जाटव, वो भी उनके हाथ से खिसक सकता है। ओहो ओहो क्योंकि ओहो। सारा मूवमेंट और सारा जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ती जा रही है। तो वो जो पढ़ा लिखा और अम्बेडकराइट जाटा है, वो भी अभी इंतज़ार कर रहा है कि बहन जी अलायंस में आएँ। अगर नहीं आती हैं, तो फिर वो अलायंस के साथ जाएगा, बहन जी के साथ नहीं जा सकता है। हाँ, जो गाँव का है, जो मायावती को उसी आपको तरह लगता से है आपको लगता है कि ये जो परिस्थिति जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं और आप सच्चाई बता रहे हैं, अगर ये सच्चाई जाहिर तौर पे मायावती भी जानती हैं, बहन जी भी जान रही हैं, हमसे आपसे 10 गुना ज्यादा उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, क्या एन वक्त पर मायावती कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं? क्योंकि अब 10-15 दिन बचे हैं चुनाव के ऐलान में। आचार संहिता लगने के बाद मुझे आज भी पता नहीं क्यों यकीन है कि वो साथ आएँगी, अलायंस के साथ आएँगी। और इसलिए यकीन है कि वो हमेशा पिछले 3-4 दशक में वो दलितों के लिए, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ती रही जी हैं। और जी। अगर वो नहीं आती हैं, तो डेफ़िनेटली जो आपने कहा, जो आशंका आपकी है, वही आशंका मेरी भी है कि फिर लोगों को विचार करना पड़ेगा कि बीएसपी कहाँ पहुँचेगी और उसका भविष्य क्या होगा। जी। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और एक चीज़ ये भी हो सकती है, एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है। अगर मायावती एक सीट, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग कर लें, बिना ऑफिशियल अलायंस में आए अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर लेती हैं, जिस तरह का खेल अमित शाह करते हैं अक्सर, अगर वो पर्दे के पीछे थोड़ा-सा उम्मीदवार सिलेक्शन ये सब कुछ अखिलेश यादव या कांग्रेस के साथ मेल-जोल करके करें, तो हो सकता है उसमें उनको भी फ़ायदा मिले, 2-4 सीट उनको मिल जाए और कुछ फ़ायदा इंडिया अलायंस को हो जाए। बहरहाल देखना आगे की राजनीति क्या होती है। लेकिन एक बात आपने कही कि मुस्लिम्स का साइलेंस होना, एक मुश्त इंडिया अलायंस को जाना, और 2 जो पॉकेट्स आपने बताई, एक पूर्वांचल की और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर जिस तरह से
कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा किसान आंदोलन का भी है, एक मुद्दा ये भी है कि अम्बेडकराइट और मुस्लिम एक तरह से समीकरण बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइट, जैसा डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, टफ है और आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी काट मोदी और शाह करें, देखना है क्या होता है, क्योंकि नोटिस तो अखिलेश यादव को सीबीआई का जा ही चुका है। बहरहाल डॉक्टर साहब आप आए, लास्ट लाइन जो आपने कही कि भाई देयर इज अ फाइट, ये 400 पार, ये एक नारा है, नारे के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि 35 सीटें उत्तर प्रदेश में फंसी हुई हैं ऑरेंज और रेड जोन में। डॉक्टर साहब खुलकर बोलने का और बेबाकी से बोलने का, वो भी लखनऊ में योगी जी के घर से आप 2-3 किलोमीटर पे आपका घर है और इतनी हिम्मत से आप बोलते हैं, मैं तो दाद दूंगा आपको। और मैं चाहूंगा ईश्वर से कि आपकी ये जो सरस्वती जी यहाँ पे आ जाती है जब आप बात करते हैं समझाते हैं, ऐसा ही रहे और आप हम लोगों को समझाते रहिए, बताते रहिए कि असली लड़ाई क्या हो रही है पर्दे के पीछे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।